हेलो दोस्तों, अंशिका एजुकेशन में आपका स्वागत है। और मैं सिंथेसिस का नेक्स्ट पार्ट यानी कि सिंपल सेंटेंस बताया था आपको कि किस प्रकार से बनाया जाता है और इसमें किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके पहले मैंने पार्टिसिपल का यूज बताया था और पार्टिसिपल के बाद आपका होता है क्या, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। ठीक ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके हम कैसे दो वाक्यों को जोड़ेंगे, हमें सिंथेसिस में यही सीखना होता है, यानी कि सिंपल सेंटेंस का। इसके बाद हम कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी बताएंगे, लेकिन अभी सिंपल सेंटेंस में ही दो चार रूल हैं, तो उसको देख लिया जाए थोड़ा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। ठीक ना, तो देख लीजिए, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो दिखाई दे रहा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए, नॉमिनेटिव प्लस एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव प्लस एब्सोल्यूट ना जी, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो देख लीजिए, अब नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है, नॉमिनेटिव का मतलब क्या होता है। तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। ठीक ना, किसी वाक्य का कर्ता को हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव करते हैं। और दूसरा एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र, स्वतंत्र, स्वतंत्र। ठीक है, माने हमें क्या करना है इसमें कि जो दो वाक्य दिया रहेगा, ठीक ना, दो वाक्य दिया रहेगा तो किसी एक सब्जेक्ट को रखेंगे और दूसरे सब्जेक्ट को क्या कर देंगे, स्वतंत्र करेंगे और वाक्य को जोड़ लेंगे। ठीक ना, दूसरे क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो अब हमें यही ध्यान देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव का अर्थ क्या होता है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। एब्सोल्यूट का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र। क्या होता है जी, स्वतंत्र। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब वही है, अगर इसका रूल अगर देखा जाए तो किसी एक वाक्य को हमें किसी एक वाक्य के कर्ता को क्या करना होता है, स्वतंत्र करना होता है। ठीक ना, अब इसमें जो रूल होते हैं, जैसे सब में रूल था तभी तो हमें पता चलता था कि हमें इसमें क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। ठीक ना, तो देखो, सबसे पहला इसमें जो कंडीशंस होगा कि इस दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट होंगे अलग अलग होंगे। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक ही होने चाहिए थे। ठीक ना, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी, अलग अलग होने चाहिए, होने चाहिए। अब आगे ध्यान दीजिएगा, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए। ठीक ना, अब इसमें दूसरा होता है कि वाक्यों में देख लीजिए कंडीशंस कि कैसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का क्या रहेगा वाक्य में कंडीशंस, तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके उस वाक्य को जोड़ेंगे। ठीक ना, तो देख लो, दूसरा में कहता है कि दोनों वाक्यों में रीजन और रिजल्ट का बोध हो, रीजन और रिजल्ट का बोध होना चाहिए, का बोध होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जब दो वाक्यों में क्या होगा, रीजन और रिजल्ट का बोध होगा, ठीक ना, तब हम किसका यूज करेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। अब ये पूछा जाएगा, ये बताइए हम लोग किस सब्जेक्ट को स्वतंत्र करेंगे। ठीक ना, तो यही चीज इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बनती है कि इसमें हमें किसको स्वतंत्र करना है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, तो रीजन वाला जो सब्जेक्ट होगा, रीजन वाले वाक्य के सब्जेक्ट को हम स्वतंत्र करेंगे। ठीक ना, स्वतंत्र करते हुए वाक्य को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी कि रीजन वाले वाक्य के सब्जेक्ट को स्वतंत्र करेंगे और वाक्य को जोड़ देंगे, और वाक्य को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए, कुछ होता नहीं है, ठीक ना, बस थोड़ा थोड़ा सा है, समझना है हमें। ठीक ना, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग कैसे समझते हैं, तो इसमें हम इस एग्जाम्पल की सहायता से क्या करते हैं, चेक कर लिया जाए। ठीक ना, समझ लिया जाए कि कैसे हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक ना, तो इसमें भी देख लीजिए कंडीशंस दो आते हैं। ठीक ना, इसमें भी दो कंडीशंस आ जाते हैं। कभी कभी इसमें भी दो तरीके के वाक्य दे देते हैं। ठीक ना, दो तरीके के क्या दे देते हैं, वाक्य दे देते हैं। एक दे देता है एक्टिव में, ठीक है, और दूसरा दे देता है पैसिव में। ठीक ना, दूसरा किस में दे देता है, पैसिव में। तो ध्यान दीजिएगा कि जब हम इसको स्वतंत्र करेंगे,
यानी कि रीजन वाले वाक्य के सब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। तो स्वतंत्र करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो वो वाक्य का कर्ता जो क्या हो जाता है, स्वतंत्र माने जाना लगता है, ठीक ना। अब उसी तरह जब ये वाक्य पैसिव में होगा, किस में होगा, पैसिव में होगा, तो हम क्या यूज करेंगे, तो सेम इसके पहले भी पढ़ाया था मैं, हैविंग आ बीन आ प्लस क्रिया का थर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे, बनाएंगे, यानी कि इनको क्या करेंगे, हम चेंज करके अब बनाएंगे। यानी कि वाक्य को हमें देखना होगा, जो भी वाक्य दिया रहेगा पेपर में, एग्जाम में, कि इस वाक्य को हमें जोड़ना है, ठीक ना, सिंपल सेंटेंस है, इसको कंबाइन करना है हमें, ठीक ना, तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हमने क्या पढ़ा दिया कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होने चाहिए, दोनों वाक्यों में रीजन और रिजल्ट का बोध होना चाहिए। रीजन वाले वाक्य के सब्जेक्ट को स्वतंत्र और वाक्य को देखो स्वतंत्र करके और वाक्य को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। तो स्वतंत्र करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा वाक्य एक्टिव में होगा तो हैविंग, उस कर्ता के साथ हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक ना। और उसके बाद अगर पैसिव में रहेगा तो उस कर्ता के साथ हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये जो एग्जामों में एरर पार्ट्स पूछे जाते हैं, यही से दिक्कत होता है, वाक्य दे देता है कहीं पैसिव में रहेगा लेकिन बीन नहीं लगाया रहेगा, पूछ देगा कि इसमें एरर क्या है, जैसे एसएससी हो गया, ठीक ना। ऐसे 12th बेस का ये ग्रामर का लेसन 2 है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, यह करेंगे द सन रोज, सूर्य निकला, आ द फॉग डिस्पायर्ड। देखिए इसका सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट अलग है कि नहीं है, यानी कि सूर्य निकला और कुहासा क्या हो गया, गायब हो गया। यहाँ पर रीजन क्या दिखा रहा है कि सूर्य निकलने के कारण कुहासा क्या हो गया, गायब हो गया ना। तो इसमें बताओ कि हम किस सब्जेक्ट को स्वतंत्र करेंगे, तो किसके कारण, ये रीजन वाला कौन है, रीजन क्या है, सूर्य निकलना ना जी। तो यानी कि हम सूर्य महाराज को क्या कर देंगे, स्वतंत्र करेंगे ना। स्वतंत्र करने के लिए क्या किया जाएगा, इनके साथ। तो देखिए थोड़ा वाक्य को भी चेक कर लिया जाए कि ये एक्टिव में है कि पैसिव में है, एक्टिव में है कि पैसिव में है, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक किया कीजिए थोड़ा, ठीक ना। चलिए देखिए, कराना है कि द सन, इसमें कुछ करना नहीं है, इनको स्वतंत्र करना है, एक्टिव में है चूंकि, तो क्या लगा देंगे, हैविंग, क्या लगा देंगे, हैविंग। क्रिया रोज सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीजन, राइजन। तो द सन हैविंग राइजन, उसके बाद यहां से आ जाएगा कामा, द फॉग डिस्पेयर्ड। देखिए कितना आसान है, कुछ करना नहीं है इसमें, बस देखना है वाक्य को कि कौन सा रीजन वाला है, कौन सा रिजल्ट वाला है, ठीक है। तो चलिए आराम से अगला देखते हैं, अगला, ठीक ना। द कैप्टन वाज किल्ड, द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी फ्लेड अवे। अब यहाँ पर करें कि कैप्टन मारा जा चुका था और आर्मी जो थी भाग गई थी, आर्मी जो थी क्या हो गई थी, भाग गई थी। यानी कि कारण क्या था आर्मी का भागने का, उनका कैप्टन क्या हो गया था, मारा गया था, ठीक ना। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, जब अब यहाँ पर देखना है कि ये वाज किल्ड, जब ईज आवाज के साथ है ऐसा आ जाए तो ये किस वाक्य में होता है, पैसिव में होता है, किस में होता है, पैसिव में होता है। तो अब पैसिव में है तो इसको हम क्या करेंगे, जब इसको बनाना होगा तो खटाखट बताइए तो थोड़ा, तो क्या हो जाएगा, द कैप्टन, अब वाज हट जाएगा, क्या लग जाएगा इसमें, हैविंग बीन, क्या लग जाएगा, हैविंग बीन किल्ड, हैविंग बीन किल्ड, द आर्मी फ्लेड अवे, ठीक है। देख लो, जब ये किसमें था, ये किसमें था जी आपका, देख लीजिए, जब पैसिव में आएगा तो हैविंग बीन के साथ लगाएंगे थर्ड फॉर्म, और जब एक्टिव में रहेगा तो केवल हैविंग के साथ ये लगा देंगे, ठीक ना। अब इसमें एक और भी कंडीशंस दे देता है कभी कभी कि जब रीजन वाले वाक्य में, ठीक ना जी, कभी कभी एक अलग सा इसमें रूल कंडीशंस दे देता है। देखिए कभी कभी इस वाक्य में एक दूसरा भी दे देता है रूल्स कि रीजन वाले वाक्य में, ठीक ना, किस वाले वाक्य में, रीजन वाले वाक्य में, रीजन वाले वाक्य में, ठीक ना, कभी मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में
इज, एम, आर, ठीक है, वाज, वेयर, आ जाए, आ जाए, क्या हो जाए जी, आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, ठीक ना, तो इसमें हम जैसे यहाँ हैविंग लगाते थे, तो अब हैविंग ना लगा क्या लगा देंगे जी, बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग के साथ जोड़ेंगे। किसके साथ जोड़ेंगे जी, बीइंग के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब देख लिया जाए, एग्जाम्पल से समझते हैं। मतलब इसी का ये कंडीशंस है, ये दोनों यही रहेगा सेम, लेकिन अगर उसमें मुख्य मेन वर्ब के रूप में इज, एम, आर, वाज, वेयर आ जाएगा तब ये कंडीशन लागू होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तब ये कंडीशंस क्या होंगे, लागू होंगे। समझ में आ रहा है, बहुत इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन हम लोग सिंथेसिस के नाम पे पहले ही डर जाते हैं कि ये क्या है, कैसे है, ठीक ना। बस देखते चलिए आराम से, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। कह रहे कि इट वाज ए हॉलीडे, आज छुट्टी था। वी आई डिड नॉट गो टू स्कूल, हम लोग स्कूल नहीं गए। अच्छा ये बताओ कि क्या कारण था, यानी कि छुट्टी था ना तभी तो हम स्कूल नहीं गए ना। ये रीजन हुआ और ये रिजल्ट हुआ, ये रीजन हुआ और ये रिजल्ट हुआ। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम, ठीक ना, इस कंडीशन में क्या करेंगे तो देख लीजिए, वाज दिया है ना तो इसको हटा देंगे, क्या हो जाएगा, इट बीइंग, क्या हो जाएगा, इट बीइंग ए हॉलीडे, कौन सा डे, होली डे, ठीक ना। इट बीइंग हॉलीडे कामा वी डिड, बस ऐसे ही कर देंगे, गो टू स्कूल। बस नीचे वाला आप लोग बनाइए तो खटाक से। तो देखिए क्या है जी कि द वेदर, ठीक ना जी, इसमें क्या, द वेदर वाज बैड, यानी कि मौसम खराब था। मौसम क्या था जी, खराब था। वी स्टेड इंडोर्स, तो हम लोग घर में ठहर गए। कारण क्या था घर में ठहरने का, कि मौसम खराब था। कारण क्या था जी, कि मौसम खराब था। तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द वेदर, क्या हो जाएगा, द वेदर बीइंग बैड, बीइंग बैड कामा वी स्टेड इन डोर्स। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, ये नाउन आर फ्रेज इन पोजीशन, ठीक ना। तो चलिए अब उसको इसके नहीं, ये आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को पॉज करके अगर ये रूल नियम लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, और आपके पास बुक होंगी तो एक्सरसाइज भी इसका लगाया कीजिए आप लोग, ठीक ना। जो भी मतलब कहीं भी फंसता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला रूल, कौन सा, नाउन आर फ्रेज इन ए पोजीशन की सहायता से हम वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं। चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे कि नाउन आर फ्रेज इन ए पोजीशन की सहायता से कैसे दो सिंपल सेंटेंसों को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, आप कि कैसे बनाते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो देखिए ये नाउन आर फ्रेज इन ए पोजीशन जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है, दो। आपके सामने है, देखिए कैसे दो शब्द सही है। एक इसमें फ्रेज अलग हो जाता है, ठीक ना, इन ए पोजीशन अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेज क्या होता है, ठीक ना, फ्रेज किसे कहते हैं, ठीक ना। तो फ्रेज क्या होता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, यानी कि शब्दों का एक समूह जिसमें वर्ब ना हो उसे क्या कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है, ठीक ना। शब्दों का एक समूह जिसमें वर्ब ना हो उसे हम क्या कहते हैं जी, फ्रेज कहते हैं, ठीक ना। इन ए पोजीशन का मतलब होता है साइड बाई साइड, साइड बाई साइड, साइड बाई साइड, मतलब इसका मतलब होता है के बगल में, के बगल में, यानी कि ध्यान दीजिएगा यहां से कह रहा है कि नाउन के बगल में, ठीक ना, शब्दों का समूह आएगा। तो इसका मेन शब्द देखिए, समझना क्या है कि इसमें हम बनाएंगे कैसे इसका, ठीक ना जी, इसको हम बनाएंगे कैसे। तो इसी में क्या कहता है कि जब दो संदेश, तो रूल देख लीजिएगा तब समझ में आ जाएगा धड़ाक से कि इसको बनाना कैसे है। तो देखिए रूल इसका ये कहता है कि दो सेंटेंस जब दिए रहेंगे, कितने सेंटेंस दिए रहेंगे, ठीक ना, दो सब्जेक्ट दिए रहेंगे, दो वाक्य दिए रहते हैं, दोनों में दो सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग हो या कुछ भी हो, ठीक ना। तो इसका रूल ये होता है कि दिए गए वाक्यों
के दिए गए वाक्यों, देखो दिए गए एक वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से संबंधित बात, ठीक ना। दूसरे वाक्य में कही गई होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कंडीशंस। इसमें क्या होता है कि जब दो वाक्य दिया रहेगा तो पहला वाक्य का जो सब्जेक्ट रहेगा या ऑब्जेक्ट रहेगा इसी के बारे में दूसरे वाक्य में भी कुछ ना कुछ क्या रहेगा, बताया जाएगा, ठीक ना। देखिए जब एक पहले वाक्य के कर्ता या ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, ठीक ना, के बारे में दूसरे वाक्य में उसी के बारे में कुछ कहा जाए, ठीक है, तब हम नाउन और फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तो इसमें हम करते क्या है, ठीक ना, कि जिस सब्जेक्ट आर ऑब्जेक्ट से संबंधित बात होगी, उसे क्या करेंगे हम, उसे दूसरे वाक्य से निकालकर उसे दूसरे वाक्य से निकाल कर, ठीक ना। इसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो सब्जेक्ट के बगल में, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो ऑब्जेक्ट के बगल में, ठीक ना। ऑब्जेक्ट के बगल में लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो चलिए समझिए कि इसका रूल क्या होता है, ठीक ना, कि नाउन आर फ्रेज इन पोजीशन का जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे वाक्य को जोड़ने के लिए तो क्या कंडीशंस होते हैं, तो आपके सामने है, ठीक ना, कि इसमें क्या दिया रहता है कि दो वाक्य दिया रहेगा तो एक वाक्य का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक ना, उससे संबंधित बात दूसरे वाक्य में, ठीक ना, ध्यान से दिखेगा, दूसरे वाक्य में भी उससे कहा गया। अब तीसरा क्या दिया कि जिस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से संबंधित बात होगी, माने कि जौना सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कहले हुई दूसर का वाक्य में, तो उहे बतिया सब्जेक्टवा या ऑब्जेक्टवा के बगल में हम क्या करम जाए, कामा लगा के लिखते जाएंगे, ठीक ना। किसकी सहायता से, तो कामा की सहायता से, ठीक है। कामा लगा कर ऐसे जितनी भी बातें रहेंगी 1 2 3 4 5 जितनी भी बातें रहेंगी कामा लगा कर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे बनाएंगे इसको हम। तो देखिए दे रहा ना कि मिल्टन वाज ए फेमस पोएट, मिल्टन एक प्रसिद्ध कवि थे, मिल्टन वाज ए फेमस पोएट, मिल्टन एक प्रसिद्ध कवि थे। ही वाज ब्लाइंड, वह अंधे थे। लोग कह देना कि मिल्टन एक फेमस पोएट थे और क्या थे जी, ब्लाइंड। इससे रिलेटेड है कि वह अंधे थे, उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। तो हमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, कामा से जोड़ते जाना है कि मिल्टन। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इनके बारे में देखिए, ये भी इन्हीं के बारे में बात की गई है और ये भी इन्हीं के बारे में बात किया गया है ना। तो इसे कुछ करना ही नहीं है, बस क्या करना है हमें कि मिल्टन, अब इनसे संबंधित बात क्या है, एक फेमस पोएट, तो कामा लगा दिए ए फेमस पोएट ना जी। अब इसके बाद इनसे संबंधित बात क्या है कि वाज ब्लाइंड, वो क्या थे, अंधे थे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाज ब्लाइंड। ये आपके वाक्य क्या हो गया, जुड़ गया, जुड़कर एक वाक्य बन गया। देख लीजिए दिया ना, सेम माने ये कंडीशंस चलेंगे कि मिल्टन ए फेमस पोएट वाज ब्लाइंड, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये बनता चला जाएगा। दूसरा का देख लीजिए, करेंगे कालिदास रोट शकुंतलम। कालिदास ने क्या लिखा, शकुंतलम लिखा, ठीक है। कालिदास ने क्या लिखा, शकुंतलम लिखा। ही वाज ए ग्रेट पोएट, वह भी एक महान कवि थे ना जी। तो देख लीजिए ना, यहाँ से दिया ना कि कालिदास ने लिखा था और इन्हीं के बारे में बात करें कि ये एक ग्रेट पोएट थे। क्या थे जी, ग्रेट पोएट थे, है ना। तो सिंपल सा इनसे बात कही गई है और ये भी कहा गया है, ये भी इनसे रिलेटेड बात है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको उठाकर, कालिदास के बारे में कहा गया है ना, तो इसको उठाकर कालिदास के बगल में ले आएंगे, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे कि कालिदास कामा ए ग्रेट पोएट। उसके बाद क्या हो जाएगा, रोट शकुंतलम, उन्होंने क्या लिखा था,
महान कवि थे जिन्होंने क्या लिखा था जी? शाकुंतलम लिखा था। शाकुंतलम किताब है ये, शाकुंतलम लम, ठीक ना। तो देख लिए इस प्रकार से वाक्य क्या होता है? जुड़ता है, ठीक ना। अब इसके आगे जो एडवर्बियल फ्रेज है और फ्रेज इन प्रीपोजिशन से जो जोड़ने वाले वाक्य हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए बच्चे हैं इस वीडियो पर, ये वीडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।